बरेली सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष देश में विश्वास, विकास और जनकल्याण के स्वर्णिम वर्षों के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने कहा कि जनता ने पिछले 12 वर्षों में बार बार यह साबित किया है कि राष्ट्रीय हित में लिए गए निर्णयों और सेवा भाव से संचालित सरकार पर उसका अटूट विश्वास है। राठौर ने कहा कि वर्ष 2014 से शुरू हुई यात्रा ने देश की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, राजमार्ग निर्माण की तेज गति, रेलवे के आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों के संचालन और हवाई अड्डों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत यूपीआई लेन देन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर आए हैं और सरकार ने महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और गरीबों के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देशवासियों के सहयोग और विश्वास से अवश्य प्राप्त किया जाएगा। प्रेस वार्ता में सांसद छत्रपाल गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, एमएलसी बहुरन लाल मौर्य, विधायक संजीव अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष आधीर सक्सेना सहित अनेक जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से इस देश में विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। 2014 से 19 तक का अगर कालखंड देखें तो वो कालखंड प्रथम कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन कल्याणकारी योजनाओं को समर्पित था, जिसमें हमने जनधन योजना के माध्यम से जीरो बैलेंस से गरीबों के खाते खोलने का काम किया है। आज वो खाते 58 करोड़ गरीबों के हुए हैं और जिसमें अधिकतर खाते यानी 32 करोड़ खाते महिलाओं के हैं और 26 करोड़ खाते पुरुषों के हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देने का काम किया। 11 करोड़ लोगों को मुफ्त में रसोई गैस के कनेक्शन इस देश में दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्का घर देने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। 4 करोड़ लोगों को पक्के घर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा 12 करोड़ लोगों के लिए शौचालय बनाने का काम किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 60 करोड़ लोगों के हेल्थ कार्ड बने हैं। अगर किसान सम्मान निधि की बात करें तो इस देश में 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 4.3 लाख करोड़ किसानों के खातों में जाना। साथ ही साथ केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 करोड़ किसानों को हमने लगभग 10 लाख करोड़ का सस्ता लोन देने का काम किया है। इसके अतिरिक्त 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया, जिसकी वजह से आज देश में कोई भी नागरिक भूखे पेट सोने के विवश नहीं होता है। नहीं तो बहुत से लोग भूखे पेट सोते थे और कई बार तंगहाली से आगे जाकर आत्महत्या के लिए विवश होते थे। आज इन जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण मुफ्त में राशन हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, जो आत्महत्याएं लोग करते थे उसमें बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। इन जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के दलदल से निकालकर उनको बाहर के लाने का काम किया है। उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब दूसरे कार्यकाल की हम चर्चा करें, जो पहला कार्यकाल जन कल्याणकारी योजनाओं को समर्पित था, तो दूसरा कार्यकाल उनका जन आकांक्षाओं को समर्पित था, जिसमें 2019 से 2024 तक जन आकांक्षाएं क्या थी,
जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियां थी, उनको ट्रिपल तलाक का दंश सदियों से चुभ रहा था। उस दंश से मुक्ति दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने का काम किया और उन महिलाओं का जीवन को सुरक्षा कवच देने का काम किया। दूसरा बड़ा काम, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अविभाज्य जनक बनाने का काम किया गया। तीसरा, जो 500 साल से संघर्ष चल रहा था अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का, तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का गगनचुंबी इमारत वाला मंदिर इस दूसरे कार्यकाल में बना है। अगला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 देशों से आने वाले 6 धर्मों के लोग, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध, इनको हमने, जो शरणार्थी के रूप में हमारे देश में आए, इनको नागरिकता देने का काम हमने किया है। इस प्रकार से दूसरे कार्यकाल में उन्होंने लोगों को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया गया है। और उसी समय कुछ और योजनाएं चालू हुई। तीसरे कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकसित भारत को समर्पित एक तीसरा कार्यकाल है। अभी आपने देखा होगा किस तरह से मिडिल क्लास फैमिली, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे और गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। उसके बाद मिडिल क्लास की चिंता करते हुए 2 लाख तक का जो टैक्स फ्री उनकी सैलरी थी, तो उसको 12.75 लाख तक टैक्स फ्री करने का काम किया गया है, जिससे मिडिल क्लास फैमिली को, मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत हुई है। जब देखा कि उसके ऊपर उच्च वर्ग परेशान है, जिसमें बहुत से बिजनेस, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, जो ज्यादा जीएसटी की वजह से परेशान थे, तो जीएसटी के स्लैब में जबरदस्त बदलाव करके 28% जहां लगता था उसको 18% किया गया, 5% किया गया। तो जीएसटी की दरों में बदलाव करके उस वर्ग को भी राहत दी गई, ताकि वो अपना काम सुगमता पूर्वक कर सकें और वो नीचे मिडिल क्लास फैमिलीज को भी और गरीबों को राहत इससे मिल सके। पहले देश में 11.6 किलोमीटर प्रति दिन की दर से नेशनल हाईवेज बनते थे। आज एनडीए की इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 34 किलोमीटर प्रति दिन की दर से नेशनल हाईवे बन रहे हैं, यानी लगभग 3 गुना दर से। तो आप सोच सकते हैं कि विकास की दर को हमने किस हद तक बढ़ाने का काम किया है। आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त एक नेटवर्क बना है, चाहे आप रोड कनेक्टिविटी के रूप में देखें, एयर कनेक्टिविटी के रूप में देखें या इंटरनेट कनेक्टिविटी के रूप में देखें। हर तरफ बेहतर से बेहतर कनेक्टिविटी देने का काम हमारी सरकारों ने किया है। कृषि बजट जो कांग्रेस के समय मात्र 27,000 करोड़ का था, उसको बढ़ाकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1.4 लाख करोड़ कर दिया है। वो तो जाने ही वाले हैं हमारे, वो पहले भी चंबल में ही थे। चंबल के लोगों को ही संरक्षण करने के नाते वो उनकी दशा ये होगी। अब फिर से चंबल जाने की बात कर रहे हैं। अब देश चंबल से नहीं चलेगा, अब देश कानून के राज से चलेगा, कानून से चलेगा। चंबल से देश नहीं चलने वाला। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कमी है, न्यूरो सर्जन नहीं है, हार्ट के डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर कमी है। ऊपर से पर्चा बनवाने के लिए मरीज को 1 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। उसका पर्चा बनता है, फिर आधे घंटे डॉक्टर की लाइन में लगता है, 1.5 घंटे के बाद में आधे घंटे दवाई, 1 घंटे काउंटर में लगा हुआ, 2.5 घंटे उसके मरीज को दवाई। तो परेशानी की होती मरीज को। ऐसा है, ये देखिए क्या है, क्यों समस्याएं हो रही है। पहले इस प्रदेश में सुनिए मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे। मेडिकल कॉलेज ना होने की वजह से डॉक्टर की संख्या कम थी, और भी जो डॉक्टर्स हैं भी तो उनको प्राइवेट में अपना काम करने चले जाते हैं बहुत से। उनको हम प्रोफेशनल तरीके से अच्छी सैलरी देकर उनको ला रहे हैं, एक चीज। दूसरा, ये मेडिकल कॉलेज से जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वैसे डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। पूरा ये सोच के साथ
वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज इसी की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए और योजना सफल है। आगे आने वाले समय में इसको पूर्ति करेंगे। पर्चे बनवाने में विलम्ब होता है कि खर्चे आपको लेने लगता है। देखें इसको दिखाएंगे कि पर्चा बनने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। गरीबों के लिए जो हो सकता हम करेंगे। वो गलत बात है। कोई भी अगर कोई इस प्रकार से किसी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी किसी हमारी बहन या बेटी के खिलाफ करता है तो मुझे लगता है कि उसको कानून के दायरे में लाके सजा देने का काम करेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे अखिलेश जी की बेटी हो, चाहे हमें किसी की बेटी हो, बेटी बेटी है, उसको उसी लिहाज से हम सब लोग देखते हैं। मंत्री जी की लगातार खर्चा हो रहा है। जो दुकानें हैं उनका किराया सर्किल से लेना चाह रहा है। वजह से काफी धरना प्रदर्शन किया पड़ेगी। दूसरा ही अपनी प्रॉपर्टी जो है बड़े बाबू इस पर जांच में नाकाम जाएगी। इससे आपकी मदद क्या कर रहा है? नहीं, जो उचित होगा वही काम किया जाएगा। जो सर्किल रेट के हिसाब से ही अगर वो उसमें वो बनता है किराया वो लेंगे। उसके बाद फिर कभी कभी ऐसा होता है जैसे ये कह रहे हैं कि कोई लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति मार्केट को देखना पड़ता है। फिर हमको पहली प्राथमिकता होगी सर्किल रेट के हिसाब से किराया हो। जब हमारा वो सर्किल रेट को देने को तैयार ही नहीं है तो स्वाभाविक रूप से नीचे जाना पड़ता है। तो उसको व्यवस्था बनाने के लिए कहा जाए। नहीं, वो देखिए धीरे धीरे पूरी व्यवस्था पूर्व में ऐसी बनी हुई थी जिसने हमारी इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया था। अब धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन लागू करके और अच्छी व्यवस्था दी है। अब आगे उनको सुधारा जाएगा, संभाला जाएगा। नदी है उसको लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं। पहले के जमीन है सबसे कब्जा हो गया नहीं, आप संज्ञान में आप ला रहे हैं, मैं जिलाधिकारी महोदय से बात करके उसको ठीक करूँ।